नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी एचआई एंकर शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार को किसानों का एक और तोहफा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। 2025-2026 में 100 कम फसल उत्पादक वाले जिलों को किया जाएगा सशक्त। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की दी अनुमति। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की छूट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्री के चीन दौरे पर राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल। भाजपा ने साधा निशाना। कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की धरती से आतंकवाद पर किया प्रहार। राहुल गांधी के चीन प्रेम पर उठाए सवाल। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आए, उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन जिलों को 24,000 करोड़ रुपए के जरिए विकसित किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना से करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने की छूट दी है। नेवली लिग्राइट के लिए हरित ऊर्जा में निवेश की दिशा में अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 50% पावर जनरेशन कैपेसिटी हरित ऊर्जा से होगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट प्रदान की है। इस फैसले से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी और बदले में एनआईआरएल सीधे या संयुक्त उद्यम बनाकर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है।
और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है। कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव पारित किया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। सरकारी स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का नया सिस्टम तैयार हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है, राहुल गांधी देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगे हैं। देश समझ चुका है कि राहुल गांधी का चीन के साथ पुराना प्रेम है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है। भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने एक बार फिर से राहुल गांधी के देश विरोधी बयान का कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी भारतीय सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कभी भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में केस दर्ज किया जाता है और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। कभी देश, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था पर अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी का व्यवहार बन गया है। यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी को अपने अमर्यादित बयानों पर कभी भी शर्म या कोई खेद नहीं होता। राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। अदालत से जमानत मिलने के बाद भी वो लज्जित होने के बजाय मीडिया में अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। देश ये ना भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे
और देखिए जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे। आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित एक कॉलेज में 20 वर्षीय छात्रा की आत्मदाह के बाद मौत के मामले पर बालासोर से भाजपा विधायक मानस कुमार दत्ता ने कहा कि ओडिशा सरकार ने घटना पर तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से बालेश्वर के ये घटना को लेकर के उड़ीसा के वर्तमान सरकार ने एक त्वरित पदक्षेप लेकर के कॉलेज के अध्यक्ष, कॉलेज के प्रिंसिपल, इन लोगों को सस्पेंड करना, जेल के हिरासत में लाना, ये सारे काम सरकार ने बहुत ही कड़ा कार्यानुष्ठान के दौरान किया हुआ है। लेकिन इस चीज को लेकर के पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय फार्मा मार्केट ने इस वर्ष जून में सालाना आधार पर 11.5% की मजबूत वृद्धि दर दर्ज की। इस बात की जानकारी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जारी ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष जून में IPM में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह ताज़ा वृद्धि रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के चलते दर्ज की गई। इन सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन जून में IPM से बेहतर रहा। मौसमी बदलाव के कारण एक्यूट थेरेपी में वृद्धि जून 2024 के 7% और मई 2025 के 5% की तुलना में इस वर्ष जून में 11% रही। वहीं जून में एंटी इन्फेक्टिव दवाओं की वार्षिक वृद्धि दर में पिछले महीने की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में IPM की वृद्धि में 4.2% मूल्य वृद्धि, उसके बाद 2.3% नए लॉन्च वृद्धि और 1.5% मात्रा वृद्धि का योगदान रहा। इसके अलावा इंडस्ट्री ने मूविंग एनुअल टर्नओवर के आधार पर वार्षिक वृद्धि दर 8% दर्ज की। क्रॉनिक थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 10% रही, जबकि एक्यूट थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 6.8% रही। कार्डियक थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 11.8% सबसे अधिक रही। उसके बाद CNS की वृद्धि दर 9.1% और डर्मल थेरेपी की वृद्धि दर 8.6% रही। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जून में घरेलू कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया। ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी JLL द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रीन वेयरहाउसिंग सेक्टर में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें सर्टिफाइड वेयरहाउस स्पेस 2030 तक वर्तमान स्तर से 4 गुना बढ़कर करीब 27 करोड़ वर्ग फुट होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से भारत के प्रमुख शहरों में ग्रेड A वेयरहाउसिंग स्टॉक बढ़ रहा है, जो 8.8 करोड़ वर्ग फुट से 2.5 गुना बढ़कर 2024 तक 23.8 करोड़ वर्ग फुट हो गया है। इससे पता चलता है कि देश में उच्च गुणवत्ता वाले भंडारण और वितरण सुविधाओं की मांग बढ़ रही है और ई-कॉमर्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्थागत ग्रेड वेयरहाउसिंग स्पेस में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2019 में 28 मिलियन वर्ग फुट से 3 गुना बढ़कर 2024 के अंत तक 90 बिलियन वर्ग फुट हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संस्थागत ग्रेड ए सप्लाई के 90 मिलियन वर्ग फुट में से करीब 72% ग्रीन सर्टिफाइड है या वर्तमान में ग्रीन सर्टिफिकेशन के विभिन्न चरणों में है। JLL के विश्लेषण से पता चलता है कि ऑक्यूपायर ऊर्जा खपत में 30 से 40% की बचत और अपशिष्ट हरित सामग्री के पुनर्चक्रण के अलावा पानी की बचत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रिसर्च में मौजूदा नॉन ग्रीन कंप्लायंट ग्रेड A स्टॉक के पुनर्निर्माण और इन परिसंपत्तियों को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन वेयरहाउस की फंडिंग के अवसरों की भी महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आई हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज जब मैं स्पेन आया हूं तो स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खासकर बदलते दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हों, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई और टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिले, खेल के अवसर मिले। आज स्पेन दौरे में मैं ला लीगा कार्यालय आया हूं, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और युवा प्रतिभाओं को अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ला लीगा फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे खेलों में देश का नाम रोशन कर सकें। स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खास करके बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो या और कोई टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त मौका मिले, खेल के अवसर मिले। इसलिए उन्नत खेल के देशों के साथ में भी अच्छे क्लबों से संपर्क हो और वो सब चीज़ें हमारे यहाँ भी आए। इस सिलसिले में हम आज यहाँ स्पेन के दौरे में मैड्रिड में आज मैं ला लीगा फुटबॉल के सुप्रसिद्ध संस्थान में आया हूँ। विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत ने विशाखापट्टनम में भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत भागीदारी विषय पर आधारित दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेज़बानी की। ये भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप उठाया गया कदम है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिनमें अधिकारी, समुद्री विशेषज्ञ, बंदरगाह प्राधिकरण, निजी क्षेत्र के अग्रणी लोग और क्षेत्रीय विकास भागीदार शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना और व्यापार, पर्यटन, डिजिटल एकीकरण, उद्योग, एकेडमिक संबंध, हरित नौवहन आदि को बढ़ावा देने के लिए रसद संपर्कों को बढ़ाना। ये पहल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करेगी। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर स्कूलों में शुगर बोर्ड की तर्ज पर ऑयल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को तेल के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर उनमें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। वयस्कों के साथ साथ बच्चों में मोटापे के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सीबीआई ने यह सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि वे अपने कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग कक्ष और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऑयल बोर्ड को डिस्प्ले करें। इसके अलावा स्कूलों के सभी आधिकारिक स्टेशनरी पर स्वास्थ्य से जुड़े संदेश प्रिंट करने और स्कूलों में स्वास्थ्यप्रद भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिए हैं। झारखंड के बोकारो में बुधवार सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ के तलहटी स्थित काशीटांड जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी कुंवर माझी सहित 2 नक्सली मारे गए। वहीं मुठभेड़ में घायल एक जवान को भी जान गंवानी पड़ी। गोमिया थाना में एक जगह है बिरहोर डेरा जंगल, वहां पे सुबह 6 बजे सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन प्लस हमारी जिला पुलिस के जवानों के द्वारा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे वहां पे घेराबंदी की गई थी, जिसपे नक्सलियों के द्वारा फायर किया गया, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक नक्सली जिसका नाम है कुंवर मांझी, जो कि सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था, वो मारा गया। प्लस एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। देश के युवाओं को नशे से बचाने और उनको इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के मकसद के साथ
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। मुहिम की शुरुआत में वाराणसी में 19 और 20 जुलाई को युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। खेल एवं युवा मामले की राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को आध्यात्म से जोड़कर नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा। देश में जो एडिक्शन अभी युवाओं में बढ़ता जा रहा है उसे कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बन भी रही है। तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ के हम इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम 2 दिन का हमने हमारे युवा मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पे आयोजित किया हुआ। श्रावण माह के पावन महीने में श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। देवभूमि हरिद्वार में पवित्र गंगा जल भरने के लिए हर की पौड़ी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे शहर में शिव भक्ति की लहर दौड़ गई है, जिससे संपूर्ण वातावरण भी आध्यात्मिक हो गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। ये माना जाता है कि जिस वर्ष माँ गंगा लेटे हनुमान जी को नहलाती हैं, उस वर्ष पूरे प्रदेश और देश में शांति और सद्भाव हमेशा बना रहता है। प्रयागराज के महापौर गणेश उमेश केसरवानी ने बताया कि सभी पंपिंग स्टेशनों को दुरुस्त कर दिया गया है और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए बाढ़ राहत केंद्र बना दिए गए हैं। देश के लिए तो ये बाढ़ होता है, लेकिन प्रयागराज के जीवन के लिए बहुत ही आनंद का विषय होता है। जब हनुमान जी महाराज गंगा जी उनको स्नान कराती हैं तो पूरा प्रयागराज हर्षित होता है, उत्साहित होता है और इस अद्भुत मिलन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ तक बाढ़ की बात है तो नगर निगम प्रयागराज और बड़ा जिला प्रशासन हम सब लोगों ने मिलकर के व्यापक उसकी व्यवस्थाएं की है। पहले से ही जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं उन सब की हम लोगों ने निरीक्षण किया, तैयारियाँ कर रहे हैं, सब चालू हालत में है, लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जा चुका है। बाढ़ राहत शिविर जिन विद्यालय मंदिर उनको भी चिन्हित किया जा चुका है। कैसे उनके खाद्य सामग्री की व्यवस्था होगी, दवा की होगी, दूध की होगी, पानी की होगी, सारी व्यवस्थाओं को होगी पहले से ही सुनिश्चित कर दिया गया है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नज़र अब वनडे सीरीज जीतने पर है। इससे पहले खेली गई 5 मैच की T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया था। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.